Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to solve the specimen question paper given by Council for the year 2023-24 for Physics ICSE Class 10. As you know the pattern of question paper, in section A of 40 marks, we have 15 MCQ and question number 2 of 15 marks and then question number 3 of 10 marks. Total 40 marks, and in section B, out of 6 questions, you need to attempt only 4 questions of 40 marks. So starting with section A, question number 1, MCQ. First MCQ is, a moment of couple has a tendency to rotate the body in an anti-clockwise direction. Then the moment of couple is taken as A positive, B negative, then maximum and 0. And we all know that the correct answer is option number A, which is positive. Because in anti-clockwise moment, we take it as positive moment. In question number 2, the kinetic energy of a given body depends on position, center of gravity, हमें पता है कि ये potential energy के factors हैं, then momentum and then displacement. So C is momentum. This is the correct option, momentum, because momentum का formula आप सबको पता है और P is equal to mv और K is equal to P square upon 2m, ये relation है. P is momentum, K is kinetic energy. You can see it is depend on momentum. So this is our option number C. So second part, correct option is momentum. In third, for burning of coal in a thermoelectric station, the energy conversion taking place is. अब जब भी कहीं कोई चीज बर्न होती है तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी है. तो केमिकल एनर्जी से स्टीम बने यानी हीट एनर्जी. उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि टरबाइन की रोटर जो है वो मूव हुई है. उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि वो हमने प्रोड्यूस किया. थर्मोइलेक्ट्रिक स्टेशन का मतलब ही है जहां कोयले की एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. So chemical to heat to mechanical to electrical, this is our option number B and this is our correct option for part number 3. Fourth, a nucleus of an atom consists of 146 neutron. So neutron are 146 and then proton 95. It decays after emitting an alpha particle. How many protons and neutrons are left in the nucleus after an alpha emission? तो अल्फा के निकलने से क्या फर्क पड़ेगा? तो अगर हम x ले लेते हैं कि पेरेंट न्यूक्लियस जो है वो x है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारा एटॉमिक नंबर होता है यानी कि 95 हो गए. लेकिन मास नंबर के लिए हमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को प्लस करना है. तो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने हो जाएंगे? 146 प्लस 95, इट मीन्स 241. सो हमारा इसका मास नंबर आ जाएगा 241. इसमें से अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ तो 2He4 एमिट हो गया. तो हमारे पास जो डॉटर न्यूक्लियस आएगा 95 में से 2 माइनस होंगे तो 93 आ जाएगा और 241 में से 4 माइनस होंगे तो हमारे पास 237 आ जाएगा. तो इट मीन्स हमारा मास नंबर जो आ रहा है वो यहाँ पर 237 आ रहा है. लेकिन उन्होंने मास नंबर नहीं पूछा, उन्होंने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूछा. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमें यहाँ पर 237 टोटल है, में से यहाँ 237 में से आपको दोबारा 93 माइनस करना पड़ेगा. When we subtract 93 we get 144. So number of neutrons जो है वो हमारे पास 144 हो जाएंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास 93 रहेंगे. और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है, विच इज द करेक्ट आंसर. प्रोटॉन्स 93 एंड न्यूट्रॉन 144. ऑप्शन नंबर ए इन पार्ट नंबर 4. फिफ्थ हमारे लिए यहाँ असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है. इससे पहले असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन मैंने सिर्फ सीबीएसई पेपर्स में देखे थे, लेकिन इस बार के लिए काउंसिल की तरफ से एक मेजर चेंज मैं कहूंगी हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि उनको इस तरह के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने हैं जिसमें असर्शन दिया जाता है और रीजन दिया जाता है और आपने बताना होता है कि दोनों में से कौन सा करेक्ट है या जो रीजन दिया गया है वो करेक्टली उसी असर्शन के लिए है या नहीं है, या दिया गया रीजन इनकरेक्ट है. तो अलग से आपके पास 4 ऑप्शंस आते हैं. जैसे इसमें आपको दिया गया है assertion है infrared radiations travel long distances through dense fog and mist. हम सबको पता है कि assertion true है. अब इसका रीजन दिया गया है इंफ्रारेड रेडिएशन अंडरगोज मिनिमल स्कैटरिंग इन अर्थ एटमॉस्फेयर, कि बहुत मिनिमम स्कैटरिंग होती है इंफ्रारेड रेडिएशन की. हम सबको पता है कि स्कैटरिंग जो होती है उसका कितना आती है इंटेंसिटी डिपेंड करती है लैम्डा पावर 4 के ऊपर, यानी कि वेवलेंथ पे डिपेंड करती है. इसीलिए एटमॉस्फेयर में इनकी डेविएशन सबसे मिनिमम हो जाती है, लेस होती है, बिकॉज इनकी वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से ज्यादा भी होती है. इसीलिए दे कैन पेनिट्रेट डीप इनसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर. तो इट मींस
हमारे पास असर्शन भी करेक्ट दिया गया और रीजन भी उसी का ही रीजन है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, और बाकी सब हमारे फॉल्स हो जाएंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इन पार्ट नंबर 5। Coming to part number 6, for a convex lens, the minimum distance between an object and its real image, यहाँ पर फोकस आपने करना है रियल इमेज के ऊपर, क्योंकि इमेज रियल कब बनती है, जब पहले 5 केसेस हम कॉन्वेक्स लेंस के पढ़ते हैं। तो यहाँ पर रियल केस, रियल इमेज हमारे पास है, तो हम कौन सा केस ले सकते हैं जो हमारे को मिनिमम डिस्टेंस देगा। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर फोकस आता है, लेकिन फोकस पे जब हम लेंगे तो हमारी इमेज जो बनती है वो इन्फिनिटी पे बनती है। हम और पीछे जाते हैं f और 2f के बीच में, तब भी हमारे पास जो रीजन आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। तो हमारे पास यहाँ केस आता है 2f वाला। 2f पे जब हम लेते हैं तो हमारी इमेज भी है जो वो 2f पे ही बनती है। तो 2f और 2f यानी कि फोकल लेंथ के केस में अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगी तो क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, For a convex lens, the minimum distance between an object and its real image, यहाँ ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर इमेज बननी है, रियल इमेज बननी है, इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए गिवन लेंस मस्ट बी। तो 2f इधर प्लस करके 2f उधर प्लस करके यानी हमारे पास कितना हो जाएगा 4f, और 4f हमारा ऑप्शन नंबर है डी। तो इन 6 पार्ट करेक्ट ऑप्शन इज पार्ट नंबर डी 4f। 7th केस में 2 साउंड वेव्स x एंड y हैव सेम एम्पलीट्यूड, सेम एम्पलीट्यूड मीन सेम लाउडनेस हो जाएगी, एंड सेम वेव पैटर्न यानी कि टिम्बर भी उनकी क्वालिटी भी सेम हो जाएगी, बट देयर फ्रीक्वेंसीज आर 60 हर्ट्ज एंड 120 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी डिफर कर रही है, f1 जो है वो आपको 60 हर्ट्ज दी गई है और f2 जो सेकेंड फ्रीक्वेंसी है वो 120 हर्ट्ज दी गई है रिस्पेक्टिवली। देन x will be shriller and y will be grave। आपको पता है x की फ्रीक्वेंसी कम है तो वो श्रिल नहीं हो सकती। B पार्ट इज x will be grave और you can say flat and y will be shriller। y की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो y की जो नोट होगी वो क्या होगी, ज्यादा श्रिल होगी, ज्यादा हाई पिच साउंड आएगी हमारे पास जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। इट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन इस केस में है ऑप्शन नंबर बी, यानी x ग्रेव है, फ्लैट है और y जो है वो श्रिल है। In 8th part, vibrations produced in a body under the influence of periodic force। जब हम बाहर से periodically force दे रहे हैं तो आप सबको पता है ये सिंपल सी डेफिनेशन है आपकी फोर्स वाइब्रेशन की। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, इट मींस फोर्स वाइब्रेशन। यहां आपने एब्सेंस ऑफ पीरियोडिक फोर्स या प्रेजेंस ऑफ पीरियोडिक फोर्स या इन सब डेफिनेशन के कीवर्ड्स पे मेन फोकस रखना है। इन 9th पार्ट, द ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस करंट, आपको ग्राफ दिया गया है वोल्टेज और करंट के बीच में, जहां वोल्टेज जो हमारा वाई एक्सिस पे है और करंट जो हमारा एक्स एक्सिस पे है। और फॉर 4 डिफरेंट मटेरियल पी क्यू आर एस, हमारे पास 4 डिफरेंट लाइंस आ रही हैं क्योंकि 4 अलग अलग मटेरियल दिए गए हैं आपको। Which of these 4 material would be used for making the coil of a toaster? अब आप सबको पता है coil of a toaster बनता किस मटेरियल का है, नाइक्रोम की वायर होती है। अगर हम टोस्टर या हीटर किसी भी ऐसे मटेरियल की बात करेंगे तो वो हमेशा नाइक्रोम का बना हुआ होता है। तो नाइक्रोम है, और नाइक्रोम अगर हम देखेंगे तो ओहमिक और नॉन ओहमिक में से ओहमिक कंडक्टर में ही आता है, यानी वो इसी में स्ट्रेट मतलब उसमें रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो ओहमिक कंडक्टर है तो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। अब नाइक्रोम है, ओहमिक कंडक्टर है, और यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए। अगर हाई होनी चाहिए तो जिसका स्लोप जो वी आई कर्व आएगा, जिसका हाई होगा उसकी रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर चेक करना चाहते हैं तो आप देखिए यहाँ पर अगर मैं मान लेती हूँ कि हमने यहाँ पर वोल्टेज को 12 वोल्ट ले लिया, एज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट की वैल्यू आ रही है वो 6 आ रही है। अगर इसी की में लास्ट वाले की लेते हैं, हमने पी क्यू आर एस की फॉर्म में हमें दिए गए हैं पी क्यू आर और एस। अब यहाँ पर मैं एस पे देखती हूँ तो ये हमारा करंट तो यही रहेगा, लेकिन एस के लिए अगर मैं वोल्टेज पे आऊंगी तो ये मेरे मान लेते हैं हम ये 2 वोल्ट है। तो आप खुद अगर कंपेयर करेंगे तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन आई, यानी कि स्लोप ज्यादा किस में आ रही है। तो वाई का पोर्शन आप पी के लिए पोर्शन देखिए, पी के लिए वी कितना है 12 है और ये कितना है, ये यानी कि 2 आ रहा है, 2 ओम आ रहा है। अगर हम नीचे वाले का देखेंगे, सबसे एस का देख लेते हैं, तो एस के लिए आपके पास कितना हो जाएगा वोल्टेज 2/6 यानी कि 1/3। तो आपको दिख ही रहा है कि कौन सा ज्यादा है, जिसकी स्लोप ज्यादा है। तो स्लोप ज्यादा किसकी है, पी वाले की है। तो पी की रेजिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि उसकी स्लोप ज्यादा है। तो ये हमारा है करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। तो पी कंडक्टर के लिए हमें यूज करना है जो कॉइल ऑफ ए टोस्टर में एग्जैक्टली यूज हो सकता है। अकॉर्डिंग टू ओल्ड कन्वेंशन द कलर ऑफ अर्थ वायर इज, पुराने कन्वेंशन के हिसाब से अर्थ वायर का कलर क्या है, बी यानी कि ग्रीन कलर है। अगर हम न्यू कन्वेंशन की बात करेंगे तो अभी के लिए हम कौन सा कलर लेते हैं, इसमें ग्रीन भी ले सकते हैं, येलो भी ले सकते हैं, लेकिन ओल्ड कन्वेंशन पूछा गया तो आप सिर्फ ग्रीन पे टिक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा 10th पार्ट में। 11th में आएंगे, लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ।
लेंस लॉ बहुत ही कॉमन लॉ है, जिन्होंने भी चैप्टर पढ़ा उनको पता है। तो अब ये किस लॉ पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये हमारा पार्ट नंबर डी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट शोज द मैकेनिकल एनर्जी इज स्पेंट इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्स। हम अपोजिंग फोर्स के खिलाफ ही तो वर्क डन कर रहे हैं यहाँ पे। एक्सपीरियंस बाय द मूविंग मैग्नेट, और वो मैग्नेट मूव कर रही है, एंड चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन सोलेनॉइड। तो इसीलिए यहाँ पर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिपेक्ट कर रहा है। 11th पार्ट करेक्ट ऑप्शन डी एनर्जी। इन 12th पार्ट हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज, करेक्ट ऑप्शन इज बी। अगर आप हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन को भी ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इट इज द एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द एंटायर बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि अगर हम कुछ पार्ट लेंगे तो फिर उसके लिए वो हीट नहीं, स्पेसिफिक हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। In 13th part, the amount of heat energy required to melt a given mass of a substance at its melting point without rise in its temperature is called. Without rise in temperature यानी हम किसके लिए लेते हैं? लेटेंट वर्ड के लिए लेते हैं, क्योंकि हिडन है, वो छुपी हुई है, तब तक के लिए टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। और इन सब में से आपके पास लेटेंट किस में आ रहा है? सिर्फ स्पेसिफिक में। स्पेसिफिक हमने लेना नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक के लिए हमारा कीवर्ड यहाँ पर मिसिंग है। क्या कीवर्ड होता है? यूनिट मास। अगर यूनिट मास लिखा होगा तो वो डेफिनेशन यूनिट मास अगर है तो वो स्पेसिफिक के लिए होती है, लेकिन यहाँ यूनिट मास हमें नहीं दिया गया है। तो इट मींस यहाँ पर हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगर यहाँ पर यूनिट मास वर्ड होता तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी ठीक होता, यानी पार्ट नंबर बी। In 14th part, when a ray of light enters from a denser medium to a rarer medium, then क्या होता है? द लाइट रे बेंड टूवर्ड द नॉर्मल? नहीं, लाइट रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि वो डेंसर से रेरर में गई है, यानी उसको खाली रोड मिल गई है। तो क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बी पार्ट है स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस। हाँ जी, हमें खाली रोड मिली है, रेरर मीडिया मीन्स खाली रोड है, इट मीन्स वहां पर हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट इन 14 पार्ट, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास कम आएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। इट्स वेवलेट डिक्रीजेस, ये भी गलत हो जाएगा। तो 14th पार्ट में हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इन 15th पार्ट, an endoscope uses optical fiber to transmit high resolution images of internal organs without loss of information. The phenomena of light that governs the functioning of the optical fiber is, ये आपने अपनी बुक में भी रीड किया हुआ है, रिफ्रैक्शन का है, रिफ्लेक्शन का है, स्कैटरिंग का है, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है। तो ये TIR का गिवन फिनोमेना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस केस। TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि हम अगर यूज करते हैं तो इसका प्रिंसिपल ही है वो, जहां भी ऑप्टिकल फाइबर यूज हो रही है। तो जहां उन्होंने एंडोस्कोप के लिए पर्टिकुलरली मेंशन किया है। As I have mentioned earlier, that council have released a notice that there is a small increase in percentage of higher order and critical thinking question in the year 2024 ICSE as well as ISC examination. This percentage will progressively increase in the subsequent years ahead. ये council के letter में दिया गया है। तो अगर हम इसको नोटिस में रखें तो इट मीन्स हम क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है। हर तरह के क्वेश्चंस को आपने करना है प्रैक्टिस। सिर्फ बुक करने से कुछ नहीं होगा, बुक के बाद आप एक्स्ट्रा बुक्स भी रेफर कीजिए, जहां से भी आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप जरूर कीजिए। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और मैंने बहुत सारी हेल्प बुक्स को मेंशन किया है पहले भी अपनी वीडियोस में। और मैंने जो बहुत सारी नोटिस की हैं, इसमें से मैं रेकमेंड करना चाहूंगी 2024 एग्जामिनेशन के लिए ओसवाल बुक्स। इसमें काफी सारी बुक्स देखने के बाद मैंने ये बोला है आपको, आई हैव ऑर्डर्ड ए कॉपी फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। अगर आप देखना चाहेंगे तो कवर कुछ इस तरह से है इस बुक का। ICSE एग्जामिनेशन के लिए हर सब्जेक्ट के लिए आपको मिल जाएगी, जैसे मैंने अपने सब्जेक्ट यानी फिजिक्स के लिए ही ऑर्डर किया है, और आप इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स देख सकते हो। बुक कवर पे दिए गए, आपकी चैप्टर के बाद रिवीजन के लिए बहुत अच्छा दे सकती है आपको आउटपुट, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, MC क्वेश्चंस हैं। MCQ में आपके 1 मार्कर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, 2 मार्कर क्वेश्चन भी हैं, 3 मार्कर क्वेश्चन भी हैं, और 4 मार्कर क्वेश्चन भी, यानी कि जिस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस आपको पेपर में आते हैं उस तरह के हैं। तो एक और बेस्ट फीचर जो मुझे इस बुक का लगा वो ये है कि इसके अंदर आपको हर चैप्टर के लिए माइंड मैप दिया गया है। तो माइंड मैप से आपको काफी हद तक आइडिया हो जाता है कि चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप कवर करने जा रहे हैं। तो माइंड मैप से भी आप चैप्टर का आइडिया ले सकते हैं। तो इस बुक का ये भी मुझे एक और पॉजिटिव पॉइंट नजर आया। बाकी आप चेक कीजिए, आप रिवीजन करते हैं, जब आप रिवीजन बाद में होगी, पहले आप चैप्टर को पूरा अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद ही रिवीजन करने का फायदा है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसके अंदर है, तो आप वहां से कर सकते हैं।
अगर आप कोई भी लेना चाहता है तो इनकेस एनी ऑफ यू वांट टू गेट दिस बुक ऑनलाइन, तो मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द प्रिंसिपल ऑन विच ए लीवर वर्क्स। तो लीवर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, क्या लिखेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। और यहां पर आप प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को डिफाइन भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू विच इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ द लोड अबाउट द फल्क्रम, जितना भी हम लेते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ लोड अबाउट fulcrum is equal to anti-clockwise moment of effort about fulcrum। दोनों को हमने लेना है तो fulcrum के हिसाब से ही है, तो यही हमारा प्रिंसिपल है जिस पर लीवर वर्क करता है। इस बार के लिए लीवर आपका ऐड हो गया है टॉपिक के अंदर, और लीवर के ऊपर मैंने ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बनाई हुई है। लीवर के न्यूमेरिकल्स भी हैं, लीवर का पूरा पोर्शन मैंने अच्छे से कवर किया है, शॉर्ट्स भी हैं तीनों लीवर के टाइप के लिए अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ, तो प्लीज रेफर टू दैट वीडियो ऑल्सो। Which radiations that are emitted during the decay of a nucleus having highest penetrating power? सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है? गामा रेडिएशंस की। गामा रेडिएशंस की पावर आपको पता है, पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। Does the emission of the above mentioned radiation result in a change in the mass number? मास नंबर में कोई चेंज आएगा? No, there is no change in the mass number. Only the excited nucleus come to the ground state पे आ जाएगा, यानी एनर्जी कम हो जाएगी। सेकेंड पार्ट में हमारे पास आ रहा है इसमें न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग की जरूरत है और कुछ भी नहीं है। 0 है एक तरफ, 50 है, 100 है, इस तरफ जो हमारा मटेरियल यूज हुआ है वो कॉपर है और इस तरफ जो हमारा मटेरियल यूज हुआ है वो स्टील है। क्वेश्चन में पूछा गया मीटर रॉड मेड ऑफ कॉपर एंड स्टील एज शोन इन द डायग्राम, वेट्स ऑफ कॉपर एंड स्टील आर। कॉपर वाला साइड में हमारे पास जो वेट है वो है आपके पास 10 न्यूटन, एंड इस साइड में स्टील वाले साइड में जो है वो है 8 न्यूटन रेस्पेक्टिवली। ऑन विच पार्ट डज द ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई? 0 to 50 वाले में होगी या 50 to 100 वाले में होगी? तो आपको क्या पता है कि ग्रेविटी कहाँ लाई करती है? जहां पर मास ज्यादा होता है, तो इट मीन्स हमारा मास किस तरफ ज्यादा है? मैसिव साइड हमारी कौन सी आ जाएगी? क्योंकि इधर 10 न्यूटन है, तो अगर मैं 50 से भी कंसिडर करूंगी तो इसी तरफ आएगा हमारा। तो 0 to 50 सेंटीमीटर में हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा, बिकॉज इट ऑलवेज लाई ऑन द मोर मैसिव साइड, जिस तरफ मास ज्यादा है, वेट ज्यादा है, न्यूटन ज्यादा है, तो 10 न्यूटन है, इसीलिए ये वाला साइड हमारा हैवी हो जाएगा। नाउ जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफिकेशन के लिए एक तो पॉइंट है कि आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फैक्टर लिख सकते हो कि वो मास पे डिपेंड करता है। दूसरा, इसको आप लॉजिकली थोड़ा सा शो भी कर सकते हो, जैसे मैं इसको शो करना चाहूंगी कि अगर हम मान लेते हैं हमने इस तरफ का डिस्टेंस जो है वो x ले लिया, अगर कॉपर वाली साइड में x हो गया तो दूसरी वाली साइड में हमें 50 से कुछ नहीं लेना, दूसरी वाली साइड में कितना हो जाएगा? 100 माइनस x हो जाएगा। तो अगर हम इसको न्यूमेरिकली शो करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? इधर का हमारा क्या हो जाता है? ये वाला मोमेंट जो हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अभी हमने लिखा ही था, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमारा एफर्ट का ले लो या कॉपर साइड का ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? 10 है, और डिस्टेंस को हमने x ले लिया तो 10x हो गया, और इस तरफ हमारे पास कितना है? 8 है न्यूटन, यानी फोर्स है। F इंटू डी कितना हो जाएगा? इस साइड में हमारे पास 100 माइनस x हो जाएगा। अब 10x आ गया इस तरफ से, उस तरफ से 800 माइनस 8x आ गया, ट्रांसपोज करेंगे तो 18x इज इक्वल टू 800 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 800 अपॉन 18, अगर हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 44.44 सेंटीमीटर। तो 44 सेंटीमीटर मीन्स 50 के वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, यानी यहाँ कहीं पे लाई करेगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी आपका ये साइड जो है वो पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी तरफ 0 to 50 वाले में ले रहा था, तो इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। अदरवाइज आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फैक्टर लिख के भी कर सकते हो, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए टोटल है ये, तो 1 मार्क तो हमारा 0 to 50 लिखने पे आपको मिल जाएगा। और जस्टिफिकेशन के लिए मैं चाहूंगी कि आप ऐसे करें, बट अगर आप चाहें तो सिर्फ रीजन भी दे सकते हैं। हमारा थर्ड न्यूमेरिकल भी लीवर से रिलेटेड है। एग्जामिनर जिसने भी ये पेपर सेट किया उसको ये लगा कि लीवर एक नया टॉपिक है जो कि कुछ टाइम बाद ऐड हुआ है, तो हम लीवर के न्यूमेरिकल्स थोड़े ज्यादा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे तो फेवरेट न्यूमेरिकल्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया, आप मेरी वीडियो रेफर कर सकते हैं, उससे मैंने हर तरह के न्यूमेरिकल्स कवर किए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल ही दिया गया है, कुछ इतने लीवर के न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ होता ही नहीं है। फल्क्रम है यहाँ पर, इस तरफ सेंटर में आपके पास एफर्ट दिया गया है, और इस तरफ आपके पास लोड मान लेते हैं, लोड की वैल्यू है 0.5 न्यूटन।
और इस तरफ का डिस्टेंस हमारे पास है 0.4 मीटर एंड एफर्ट का है 0.1 मीटर। दिस इज द गिवन डायग्राम। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लीवर। अब सेंटर में कौन है हमारे पास, फल्क्रम है, एफर्ट है या लोड है? एफर्ट है बीच में। अगर एफर्ट बीच में है तो ये कौन सा टाइप हो जाता है लीवर का, ये तो सबको पता ही है, दिस इज क्लास 3 लीवर, टाइप 3 लीवर। नाउ बी, कैलकुलेट इट्स मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए हमें सारे डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने होंगे, और डिस्टेंसेस सारे हम किससे कैलकुलेट करते हैं, हमेशा फल्क्रम से। तो एफर्ट का डिस्टेंस फल्क्रम से, यानी कि डिस्टेंस ऑफ एफर्ट आर्म, हम इसको ऐसे लिखेंगे डीई। तो कितना डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में, 0.1 मीटर। नाउ डीएल, डीएल कितना हो जाएगा, लोड का डिस्टेंस फल्क्रम से कितना है, कितना डिस्टेंस आ रहा है, 0.1 भी है प्लस ये 0.4 भी है, यानी कि 0.5 मीटर जो डिस्टेंस है वो लोड का फल्क्रम से आ जाएगा। तो डीई और डीएल हमारे पास दोनों आ गए। अब एक तो क्वेश्चन मेथड हमारे पास यही हो सकता है कि हम डीई और डीएल को यूज कर लें। एमए का यही फॉर्मूला होता है, एमए इज इक्वल टू डीई अपॉन डीएल। तो एमए इज इक्वल टू डीई यानी कि एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म कितनी है, 0.1 है, लोड आर्म 0.5 है, कैंसिल करेंगे 1/5 है, और 1/5 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 0.2 भी आएगा, और कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि एमए का कोई यूनिट होता ही नहीं है। इसके अलावा अगर आप ये मेथड नहीं करना चाहते हैं तो आप प्रिंसिपल को यूज करके भी कर सकते हैं, L इंटू डी एल इज इक्वल टू ई इंटू डीई भी आप कर सकते हैं। तो L हमारे को लोड दिया गया, इसके अंदर 0.5 है, DL हमने ऊपर लिया था 0.5 है, एफर्ट हमें नहीं दिया गया लेकिन DE हमें दिया हुआ है यानी कि 0.1 है। तो इसमें से E की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 0.1, डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा तो 2.5 आ जाएगा। तो 2.5 न्यूटन हमारे पास एफर्ट आ जाएगा। अगर एफर्ट आ गया तो एमए का दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। अब लोड हमारे पास यहाँ पर कितना दिया हुआ है, लोड अपॉन एफर्ट। लोड की वैल्यू क्वेश्चन में 0.5 न्यूटन है और एफर्ट की 2.5 आ गई। अगर अब इनको कट करोगे तब भी आपके पास 1/5 यानी कि 0.2 ही आएगा। दोनों नहीं करने, आपने कोई एक करना है। ये और है, मैंने आपको इसलिए बताया ताकि जिसको जो कन्वीनियंट लगता है, ईजी लगता है, वो आप इसमें से ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू पार्ट नंबर 4, टू बॉडीज हैं ए एंड बी जिनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। काइनेटिक एनर्जी सेम होने का मतलब, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है इट मीन हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो दोनों बॉडीज के लिए सेम आएगा। तो ए बॉडी है या बी बॉडी है, दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी हमारे पास सेम आ जाएगी। तो कैलकुलेट देयर, कंपेयर देयर वेलोसिटीज इफ मास ऑफ ए इज 4 टाइम्स द मास ऑफ बी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है और हमने कंपैरिजन करना है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम का मतलब हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम ए ले लेते हैं हम ए बॉडी का मास, और वी ए ले लेते हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी उन्होंने बोला दोनों की सेम है, वी ए और वी बी हमने निकालनी है। तो वी ए को हम ऐसे लिखा रहने देंगे, वी ए स्क्वायर हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी सेम है, इट मीन हाफ एम, इधर बी आ जाएगा, वी बी सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी है उसका स्क्वायर कर देंगे। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो कितना हमने लेना क्या है, वी और वी बी वेलोसिटी इन दोनों की लेनी है। तो ये तो इक्वल देने के लिए था कि हमें इन दोनों को इक्वल करना है। नाउ वी ए अपॉन वी बी, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, वी ए अपनी जगह पे रहा, वी बी नीचे आया, इट मीन यहाँ पर क्या है, एम बी अपॉन 2 आ जाएगा। और इस तरफ से अगर हम लेंगे तो यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा, और यहाँ आया आपके पास नीचे आएगा एम ए अपॉन 2 यानी एम बी अपॉन एम ए। अब एम बी यानी कि मास ऑफ बॉडी है, कितना दिया हुआ हमें क्वेश्चन के अंदर, इसका 4 टाइम्स दिया हुआ है, तो इट मीन हमारे पास एम आ जाएगा और नीचे वाले में 4m आ जाएगा, यानी 1/4 आ जाएगा। तो आपके पास वी ए अपॉन वी बी यानी कि अंडर रूट लेंगे, इनका स्क्वायर रूट लेके हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 1:2 यानी कि 1:2 उनकी वेलोसिटी का रेशियो आ जाएगा वी ए का वी बी के साथ। फिफ्थ पार्ट में क्वेश्चन है, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हाइट फ्रॉम द ग्राउंड फॉर ए बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। हमने बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया है, ये हमारा फोर्थ पार्ट था, और अब हम फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं जिसमें हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास इस साइड में वाई वाली एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है, mgh होता है। हम हाफ भी ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मिड वे भी हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, mgh आ जाएगा, हाफ mgh और mgh। अब और इधर हमारे पास हाइट आ जाएगी, क्योंकि mgh पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, m पे, g पे और h पे। तो हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नीचे यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हाइट को लेना है। तो जब हम लेंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह से ड्रॉ होगा, यानी कि मिड वे पे हमारे पास हाफ mgh आ जाएगा, और अगर हम पूरा ऊपर पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी mgh जितनी हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो इनिशियली वो 0 होगी और धीरे धीरे वो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो ये आपने ग्राफ में अच्छे से शो कर देना है। अगर यही ग्राफ हम काइनेटिक एनर्जी के लिए ड्रॉ करेंगे तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा।
In sixth part, two copper wires A and B are of the same thickness. Same thickness means उनका रेडियस जो है वो सेम है. ये हमारा सिक्स पार्ट है. रेडियस आर ए का और आर बी का आर के ही इक्वल है, यानी कि थिकनेस का मतलब रेडियस सेम है. एंड आर एट द रूम टेम्परेचर. इफ द लेंथ ऑफ ए इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ बी, तो लेंथ ऑफ ए हम ए को ले लेते हैं 2x और लेंथ ऑफ बी को हम ले लेते हैं x, क्योंकि वो उसका ट्वाइस है. देन कंपेयर देयर रेजिस्टेंसेस. अब रेजिस्टेंस को कंपेयर करने के लिए आर ए का फॉर्मूला हमें पता है, आर बी का फॉर्मूला हमें पता है. क्या हो जाएगा? रो L अपॉन ए. तो L A है और नीचे एरिया आएगा, तो एरिया के लिए हम पाई आर ए स्क्वायर लिखेंगे पहले, फिर नीचे भी रेजिस्टिविटी लेंगे, लेंथ ऑफ बी लेंगे, पाई आर बी स्क्वायर लेंगे. अब यहाँ पर आपको पता है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में क्या बोला है, टू कॉपर वायर, यानी कि मटेरियल सेम है. अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम है, तो हमें रेजिस्टिविटी को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है. यानी बी पार्ट का आंसर तो निकला ही हुआ है. अब एल ए, लेंथ ए हमारे पास कितनी है? 2x है. पाई आर स्क्वायर लूंगी तो यहाँ पर चलो एक बार लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा जो कि कांस्टेंट है. और नीचे लेंथ बी लूंगी तो x है और पाई आर स्क्वायर. अब पाई आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आया आपके पास? 2x अपॉन x, यानी कि 2:1. अगर हम इसके रेजिस्टेंस को कंपेयर करेंगे तो आंसर आएगा 2:1. और बी पार्ट के लिए उसने कहा रेजिस्टिविटी को कंपेयर करो, यानी कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए टू रेजिस्टिविटी ऑफ बी, जो कि हमें पता है कि मटेरियल सेम है, तो रो ए इज इक्वल टू रो बी इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी बिकॉज ऑफ द सेम कॉपर मटेरियल बोथ आर मेड अप ऑफ. सो कंपेयर द रेजिस्टिविटी, इट इज 1:1. जब भी कंपैरिजन आएगा पेपर में तो आपको उसको रेशियो की फॉर्म में ही देना है. फ्रैक्शनल फॉर्म में दे सकते हैं, बट बेस्ट ऑप्शन होती है आप रेशियो की फॉर्म में ही दें, 1:1. In seventh part, name the waves used for echo depth sounding. Echo depth sounding के लिए हम कौन सी waves use करते हैं? This is our seventh part, ultrasonic waves. Now second, give one reason for their use in the above application. क्यों use करते हैं? Because they can travel undeviated through a long distance. ये पॉइंट आप लिख सकते हो, आपकी बुक में दिया भी हुआ है. They can travel through a long distance without any deviation. और second point, they can confine to a narrow beam. तो आप कोई भी दो में से एक पॉइंट, तीन में से एक पॉइंट आपको प्रॉपर देना है इसके अंदर बी पार्ट के लिए. एक एक मार्क के लिए बहुत अच्छे से पेपर की सेटिंग की गई है. आपको हर एक एक नंबर के लिए अलग से आंसर देना है, तो कोई आंसर गलत भी होता है तो एक मार्क कैंसिल होता है ना आपका, दूसरा मिल जाता है आपको. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास फिर से 5 पार्ट्स आएंगे, ईच कैरिंग 2 मार्क्स. तो 2 मार्क्स यानी कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है. जो क्वेश्चन नंबर 2 अभी हमने सॉल्व किया, ये टोटल 15 मार्क्स का है. 3 मार्क का एक क्वेश्चन था, बाकी सारे 2-2 मार्क्स के थे. अब फिर थर्ड के फर्स्ट पार्ट में रेफर टू द डायग्राम गिवन बिलो. आपको क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्वेश्चन पेपर निकाल सकते हैं. अ लेंस विद 2 डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस इज शोन. आपके पास एक ही कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है और 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग, ऊपर वाले का मटेरियल μ1 है और नीचे वाले का μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है. इफ द रेज आर कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, से कोई भी रे आ रही है, देन हाउ मेनी इमेजेस विल बी सीन. तो ये एक मार्क के लिए, क्योंकि बी पार्ट इसका अलग से है, तो एक मार्क के लिए सिर्फ आपको इसके अंदर रीजन देना है, मतलब आंसर देना है कि कितनी, हाउ मेनी इमेजेस बनेंगी. अब क्योंकि डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के दिए गए हैं, तो 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स 2 डिफरेंट फोकल लेंथ आ रही है हमारे पास. अगर फोकल लेंथ आएंगी तो 2 डिफरेंट इमेजेस इस केस में हमारे पास फॉर्म होंगी. तो आप बस इतना लिखेंगे, 2 इमेजेस आर फॉर्म्ड इन दिस केस. वैसे ये क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है कि आपके सिलेबस का है, लेकिन फिर भी हम छोड़ नहीं सकते. तो 2 डिफरेंट इमेजेस आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू ईच लेंस हाफ. ऊपर का अलग और नीचे का अलग हो जाएगा. बी पार्ट में, अ ग्लास लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज. वर्चुअल के साथ अगर डिमिनिश्ड इमेज बन रही है तो डिमिनिश्ड इमेज किस में बनती है? कॉनकेव में या कॉन्वेक्स में? हमेशा ही कॉनकेव में बनती है. तो बस यहाँ पर आपने सिर्फ कॉनकेव लेंस लिखना है. लेंस के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, जो स्टूडेंट्स नहीं अभी मेरे चैनल के लिए, तो उनको बता देना चाहती हूँ कि लाइट चैप्टर के लिए मेरे पास बहुत सारे वीडियोज हैं जिन्हें मैंने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दे करके आपको सारा समझाया है. तो आप अगर आपको अभी भी इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मेरी उन वीडियोज को रेफर कर सकते हैं. तो आपने आइडेंटिफाई द लेंस का 1 मार्क आपको यहाँ पर पूरा मिल जाएगा अगर आपने कॉनकेव लिख दिया. नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट. It is observed that the house circuits are arranged in a parallel combination. Give 2 advantages of this arrangement. कि क्यों हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही सर्किट में अप्लायंसेस को लगाते हैं, सीरीज में क्यों नहीं लगाते हैं? तो दिया गया, सीरीज देंगे तो डिसएडवांटेजेस देने हैं, पैरेलल में देंगे तो एडवांटेजेस देने हैं. तो पैरेलल के क्या एडवांटेजेस हो जाएंगे? सबसे पहले तो यही है, ईच अप्लायंस गेट कनेक्टेड टू द सेम वोल्टेज. 220 वोल्ट हमारे पास आ रही है तो 220 वोल्ट हमारे हर अप्लायंस को मिल जाएगी उसके अंदर, अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है.
मतलब कि प्रॉपर वोल्टेज मिल रही है तभी तो वो अप्लायंस प्रॉपरली काम कर पाएगा, फंक्शन कर पाएगा। और दूसरा इसका ऑप्शन दे सकते हैं कि अगर हम किसी भी एक अप्लायंस को इसमें से हटा देते हैं तो हमारे लोड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, या कोई भी फॉल्टी अप्लायंस होने की कंडीशन में भी आपके बाकी पूरे सर्किट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। एक अप्लायंस डिफेक्टिव हुआ तो वो अप्लायंस काम नहीं कर रहा, बाकी अप्लायंसेस काम कर रहे हैं इसके अंदर। तो आपको इस तरह से 2 पॉइंट्स देने हैं, इजीली आपकी बुक के अंदर आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट भी आपके लिए नया टॉपिक। इस बार पेपर के स्पेशल पेपर की सेटिंग में एग्जामिनर ने आपको बहुत अच्छे से वो टॉपिक्स कवर करके दिखाए हैं जो टॉपिक्स पिछले सालों में डिलीट हुआ था ड्यू टू कोरोना, जैसे ट्रांसफार्मर का टॉपिक। तो ट्रांसफार्मर में भी उसने क्वेश्चन उठाया है ताकि जिन बच्चों ने या जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे से सिलेबस को नहीं देखा उनको भी स्पेशल पेपर में ये सिलेबस दिखाई दे जाएगा, क्योंकि अभी तक भी यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इज देयर एनी डिलीटेड सिलेबस। तो नहीं है डिलीटेड सिलेबस इस बार आईसीएसई के लिए। स्पेशल पेपर ने हमें क्लियरली ये शो कर दिया कि कुछ भी डिलीटेड सिलेबस नहीं है। जो टॉपिक्स काटे भी गए थे, रिड्यूस किए गए थे ड्यू टू कोरोना पीरियड में, वो अब दोबारा से एडिट कर दिए गए हैं। तो हमें ट्रांसफार्मर का भी पार्ट करना है और बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, ये आपको आगे भी साइंस में काम में आएंगे, फिजिक्स में। तो transformer is used to change a high alternating EMF to a low alternating EMF of the same frequency. Identify the type of transformer used for the above purpose. कौन सा है? अगर हम हाई को लो कर रहे हैं तो इट मीन्स वो ट्रांसफॉर्मर कौन सा हो सकता है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन जो होता है वो हाई को लो करता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हमारा इसके अंदर आंसर हो जाएगा। इन सेकेंड पार्ट उसने पूछा है स्टेट वेदर द टर्न्स रेशियो ऑफ द above ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। अन टर्न्स रेशियो होता क्या है? टर्न्स रेशियो क्या, हम थोड़ा सा डेफिनेशन दे देंगे यहाँ पर ताकि हमारा आंसर एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में कितने हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास प्राइमरी कॉइल में कितने हैं। अब इस केस में हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे क्योंकि हम स्टेप डाउन कर रहे हैं, तो कम होंगे तो न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। जब ऐसा होगा तो टर्न्स रेशियो को हम एन से दिखाते हैं, तो एन का आंसर हमेशा लेस देन 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है तो इट मीन्स हमारा न्यूमरेटर छोटा होने की वजह से आंसर 1 से छोटा ही आएगा हमेशा। कमिंग टू पार्ट नंबर 4, अ सॉलिड ऑफ मास 60 ग्राम। हाँ जी, अब कैलोरीमीटर का न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनकी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है, और कैलोरीमीटर की भी मेरी वीडियोस बनी हुई हैं। अ सॉलिड ऑफ मास 60 ग्राम, यहाँ पर हमारे पास दो चीजें दी गई हैं, एक सॉलिड है और दूसरा वाटर है। तो सॉलिड के लिए आपको मास दिया गया है 60 ग्राम एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस का दिया गया है। इज प्लेस्ड इन 150 ग्राम ऑफ वाटर, मीन्स वाटर का मास हमें 150 ग्राम दिया गया है। एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इसका जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस दिया गया। अब ये वाटर है, ये मेटल है, ये मेटल है, ये वाटर है, वो आप बाद में भी लिख सकते हैं। द फाइनल स्टेडी टेम्परेचर, दो इन दोनों के बीच का फाइनल टेम्परेचर आ रहा है जिसको हम T से ही दिखाते हैं, वो है 25 डिग्री सेल्सियस। ना कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड, जहां पर हमें वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दी गई है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो अब आपके पास पता ही है आपको, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट गिवन बाय द सॉलिड इस तरफ से, क्योंकि जिसका ज्यादा टेम्परेचर इसका ज्यादा है तो हीट गिवन बाय सॉलिड इज इक्वल टू हीट टेकन बाय वाटर। कितना हो जाएगा? दोनों में फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, एमसीटी का वही फॉर्मूला है, तो चेंज तो होना नहीं है। तो कितना आ जाएगा? एम सी और डेल्टा टी। किसका है? इस तरफ सॉलिड का हमने कैसे लिखा है? एम एम लगा देंगे। इस तरफ भी हमारे पास एम सी और डेल्टा टी है। यहाँ पर आपके पास ये वाटर के लिए, ये भी वाटर के लिए। हमें पूछा क्या गया है इसके अंदर? हाँ, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, यानी कि ये हमें पूछा गया है। तो सी एम हम यहाँ पर छोड़ देंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पहले निकाल लेते हैं, फिर हीट कैपेसिटी भी आ जाएगी। तो सी एम हमने यहाँ पर छोड़ दिया, इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास? एम डब्ल्यू की वैल्यू। अब हमने वैल्यूज फिल करनी है, बस वैल्यूज फिल कीजिए। 150 है इंटू 4.2 है इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे लेना है? वाटर का टेम्परेचर आपने कैसे लेना है? वाटर के लिए टेम्परेचर है 25 माइनस 20 और सॉलिड के लिए टेम्परेचर है 100 माइनस 25। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? पहले वाटर वाली साइड ऊपर आ रही है तो ये 25 माइनस 20 यानी कि 5 हो गया। नीचे हमारे पास वाटर का आ जाएगा, इधर मेटल का यानी कि सॉलिड का आ जाएगा। तो मास सॉलिड का कितना है? 60 इंटू ये हमने निकालना था यहाँ पर, और डेल्टा टी इसका कितना आएगा? 100 माइनस 25 यानी कि 75। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.7 जूल पर केजी पर केल्विन। तो अभी हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आई है।
क्वेश्चन में देगा कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C डैश इज इक्वल टू M इंटू सी। अब मास कितना दिया गया हमें सॉलिड का 60 है, और C अभी हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाली है, तो 420 पे डेसिमल लगाओगे तो 42 आ जाएगा। 42 जूल पर केल्विन हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इस केस में इसकी हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड। फिफ्थ पार्ट में व्हाट इज अ न्यूक्लियर वेस्ट। अब न्यूक्लियर वेस्ट आपके पास आपने कौन से चैप्टर में देखना है, लास्ट चैप्टर में आपके पास न्यूक्लियर वेस्ट आएगा, वैसे तो सेकंड चैप्टर में भी थोड़ा सा दिया गया है। तो इसमें दो तरह की डेफिनेशन आ सकती हैं। अगर आप बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन देना चाहते हैं तो द रेडियो एक्टिव मटीरियल आफ्टर इट्स यूज इज नोन एज न्यूक्लियर वेस्ट। जो भी रेडियो एक्टिव मटीरियल बचा है यूज करने के बाद, उसको तो हम यूज नहीं दोबारा करेंगे ना, तो वो न्यूक्लियर वेस्ट कहलाएगा। अगर एक और प्रॉपर डेफिनेशन देना चाहते हैं तो न्यूक्लियर रॉड्स यूज इन द न्यूक्लियर पावर रिएक्टर आर रिजेक्टेड व्हेन देयर एक्टिविटी डिक्रीजेस बिलो अ सर्टेन लेवल। किसी लेवल के बाद जाकर उनकी एक्टिविटी कम हो गई है, एंड देन दे कैन बी थ्रोन, दे देन बिकम अ न्यूक्लियर वेस्ट। ठीक है, नाउ स्टेट वन मेथड टू डिस्पोज इट सेफली। हम क्या कर सकते हैं इसको डिस्पोज करने के लिए। दिस वेस्ट शुड बी केप्ट इन थिक कास्क, यानी कि कैस्केट्स में रख सकते हैं, एंड मस्ट बी बरीड इन द स्पेशली कंस्ट्रक्टेड डीप अंडरग्राउंड स्टोर्स में रख सकते हैं। या आप दे सकते हैं दिस कास्ट मस्ट ऑल्सो बी बरीड इन यूजलेस माइंस। वो माइंस जिनमें से हम ऑलरेडी मिनरल्स निकाल चुके हैं, वो माइंस खाली पड़ी हुई हैं यूजलेस माइंस में, एंड दीज माइंस मस्ट बी सील्ड आफ्टर स्टोरेज। के बाद इन माइंस को सील कर दिया जाए। और ये जो माइंस होती हैं या जो भी ऐसे अंडरग्राउंड जहां भी हम डंप कर रहे हैं, वो पॉपुलेटेड एरिया से थोड़ा दूर होना चाहिए एरिया। With this, I conclude my today's video. In the end, I would once again want to recommend or request those students who want to have centum in physics, जो कि है तो मुश्किल है, बट सेंटम लाने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी दिल की इच्छा होती है कि 99 भी ना आए, 100 ही आ जाए। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिस करें, डिफरेंट बुक से करें, इंक्लूडिंग जो मैंने आपको बताया ओसवाल बुक्स। जो आप बाकी करना चाहते हैं, जो आपके स्कूल ने आपके टीचर्स ने रेकमेंड किए, वो बुक्स भी करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग जगह से प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपकी आंखों के सामने से होकर जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपको वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नया नहीं लगेगा। Thanks for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. Thank you.